कर रहे होंगे। आज हम आप पढ़ाने वाले हैं आप सभी को संपूर्ण क्रांति यानी हिंदी का तीसरा चैप्टर। देखते ही देखते हम लोगों ने तीसरा चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट कर दिया और उम्मीद है कि आप सभी समरी को पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि समरी जब पढ़िएगा तभी चीजों को बेहतर तरीके से आप समझ पाइएगा। ठीक। और संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है वो काफी लंबा चैप्टर है। वैसे में अगर देखा जाए तो लेखक परिचय से स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण क्रांति जो पूरा जिक्र किया गया है ये मेनली अगर जिक्र देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण पर ही है। जयप्रकाश नारायण की जिक्र इसलिए क्योंकि उस समय 5 जून 1974 को जो भीड़ इन्होंने गांधी मैदान में जुटा दिया था, आज तक ये माना जाता है कि वैसा भीड़ आज तक कोई भी नेता नहीं जुटा पाया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, जयप्रकाश जी के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी में भारत की एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिकारी नेता के रूप में समर्पित या समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे और उनका अध्ययन विशाल और विविधपूर्ण था। राजनीतिक संगठन, कर्म और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। भारतीय जनता में उनकी अस्थाई विश्व, जैसे मान के चलिए कोई भी अगर नेता रहता है तो नेता जैसे अभी के समय में क्या है, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो क्या करते हैं, अपने भाषण से ही लोगों को प्रवाहित कर लेते हैं, लोगों को अपने सम्मानित कर लेते हैं, लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं उनके भाषण सुन करके। इतना अच्छा तरीके से अभी कोई लीडर भाषण नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार उस समय भी इनकी और प्रतिष्ठा थी। वैसे निष्ठा और अध्यावस से परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। जैसे अभी के समय में बिहार के लिए पार्टी कोई जीते उससे कोई मतलब नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और हैं भी, और उनके जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, ये भी बात मानना पड़ेगा। तो बिहार की जिक्र हमने इसलिए की क्योंकि हम लोग भी बिहार बोर्ड से ही पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म होता है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को और सीताब दियरा गांव में हुआ था। बचपन में दियरा मतलब समझते हैं जहां दूर दूर तक कोई मतलब बस्ती नहीं, ठीक है। और दूर दूर तक, अगर दूर दूर तक देखिएगा जैसे नदी के किनारे बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जहां दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं होता है, सिर्फ रेत ही रेत, बालू ही बालू आपको दिखाई देगा। उसी प्रकार से दियरा उसी को बोला जाता है। बचपन में इनका नाम बादल था, बादल समझ रहे हैं, आसमान में। बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध अपनी जन पक्षधारता के लिए लोक नायक के रूप में प्रसिद्ध हुए और इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। फिर पटना कॉलेजिएट में दाखिल हुए और बिहार के हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के सर्वोच्च पुरस्कार मिला। इनको हिंदी में सर्वोच्च पुरस्कार मिला। इसके बाद पटना कॉलेज में प्रवेश हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी रही। जैसे असहयोग आंदोलन उस समय स्टार्ट हुआ तो इनकी उसके कारण इनकी शिक्षा जो रही वो अधूरी रही। 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए और उस समय ये अमेरिका भी, वहां कैलिफोर्निया, बेर्कले, वाशिंगटन, मेडिसन आदि विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यही ग्रहण की। मां की अस्तित्व के कारण पीएचडी ना कर सके और देश लौट गए। और ये फिर क्या हुआ कि अपने देश लौट आए और 1929 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। ये कांग्रेस पार्टी में कब शामिल हुए? 1929 में। 1932 में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भी गए। और कोई भी जैसे लीडर को अगर देख लीजिए, अभी तक आप बड़े बड़े लीडरों को देखिएगा वो जेल गए हैं, फिर फेमस हो गए हैं, फिर तो लीडरों के लिए जेल जाना आम बात हो गया है। कोई भी लीडर हो जेल जाता है, थोड़ा सा अपने पब्लिसिटी पा लेता है, फिर चलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लीडर पहले ही से जेल जाने के लिए तैयार होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि लीडर जेल जाते हैं, ऐसा देखा गया है अब तक। और उस समय में भी जयप्रकाश नारायण भी जेल गए थे। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे और जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के ही अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन में अहम भूमिका निभाई। जैसे कांग्रेस में ही रह के कांग्रेस के लिए विश्वासघात का काम किया।
क्योंकि ऐसा माना जाता है कांग्रेस ही सबसे पहली पार्टी है, ठीक। और जितनी भी पार्टियां जो निकली हुई हैं वो कांग्रेस के ही शाखा है, लेकिन इस टाइम कांग्रेस से बड़ी हो गई है, यानी कांग्रेस को ही सिखाने लगी, ठीक। तो कांग्रेस क्या है, अपने आप को समय पर नहीं बदल पाया। जैसे नोकिया मोबाइल आया था, अब सबसे पहले क्या है कि अगर टेलीकॉम में देखा जाए तो मोबाइल नोकिया ही आया था। नोकिया कंपनी अपने आप को समय के हिसाब से अपडेट नहीं कर पाई, तो वो जहां थी वहीं रह गई। अभी के समय में जितने भी एंड्रॉयड आ रहे हैं फोन, आप देख लीजिए, एक से बढ़ के एक एप्पल आया है। एप्पल का बहुत डिमांड है, उसमें सिक्योरिटी पावर इतना ज्यादा है। अभी एप्पल का 17 प्रो आया है, ठीक। सैमसंग का सैमसंग का भी अल्ट्रा 25 आया, 26 आने वाला है, ठीक। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि उसके बाद से इनका, हम जैसे कंपनी का नहीं बता रहे थे, जैसे उसी में रह करके इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। और 1954 में विनोबा भावे सौंदर्य आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल गए। 1965 ईस्वी में इन्हें समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। और इनकी महत्वपूर्ण कृति, यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया है टाइपिंग को लेकर के, और रिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, पॉलिटिक्स, डायरी, निबंध, कविताएं इत्यादि। 1977 ईस्वी में जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किया जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। छात्रों और युवाओं के अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश ने आंदोलन के नेतृत्व वह लोकनायक कहकर पुकारे गए। वे युवा शक्ति के हृदय सम्राट बन गए। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की। मतलब जैसे कोई भी कार्य किया जाता है तो उस पर खुद अमल करना सबसे जरूरी है। हम कह दें कि आप झूठ मत बोलिए, तो सबसे पहला बात यह है कि हम उस पर अमल करें, ठीक। तो उन्होंने ये काम किया। तो झूठ हालांकि नहीं बोलना चाहिए, ठीक, किसी को गाली नहीं देना चाहिए। तो हम दूसरे किसी को जब सिखा रहे हैं कि तुमको चीनी नहीं खाना है, तो उससे पहले हमको खुद अमल करना पड़ेगा कि हम को नहीं खाना हो चीनी, तब हम दूसरों को सिखाएंगे, ठीक। तो वही काम ये किए कि ये खुद क्या है कि अपने आप में क्या किए, प्रस्तुत करने का, तो व्यापक रूप से उन पर अमल करने की व्यापक अपील की है 1998 में। और भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया। कब? 1998 में। उसके आगे इसमें देखिए, ये पाठ अगर देखा जाए तो वैसे तो पाठ बहुत बड़ा है, ठीक। और पाठ को हम पूर्ण रूप से समझाने लगे तो ये वीडियो लगभग हमको लगता है कि एक क्लास लेने में, ठीक, वीडियो के माध्यम से तो लगभग 1 घंटा 45 मिनट से अधिक समय लगेंगे, ठीक। लेकिन हमने कोशिश ये किया कि आपको शॉर्ट टर्म में बताया जाए उन चीजों को, और मेरी बातों को आप समझिए। जाइए, आप सभी के पास दिनगत बुक होगा, तो जिन चीजों को हम इसमें बता दे रहे हैं उनको आप देखिए। उसके बाद जाकर संपूर्ण क्रांति चैप्टर को लाइन बाय लाइन आप स्टडी कीजिए एक बार, ठीक। क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि लुक पर नहीं बुक पर ध्यान देना है, तो उम्मीद है कि आप सभी बुक पर ध्यान दे रहे होंगे, ठीक। तो इसमें क्या है कि यहाँ 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति काले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है। जैसे आप लोगों को शुरुआती में बताए थे कि 5 जून को 1984 में 74 में जो इन्होंने भाषण दिया था, उसी का एक अंश इसमें प्रस्तुत किया गया है इस पाठ में। और जैसे भारत इज माई होम पढ़ाए हैं, उसमें क्या है, भारत इज माई होम वाले वीडियो में कि हमने थोड़े से लाइट, 2-3 लाइट ऑफ कर दिए थे, 2 लाइट, इसलिए कि मेरे आंख पर जब लाइट पड़ रहा था तो आंख से पानी गिरने लग रहा था। यही कारण है कि उसमें थोड़े से लाइटिंग हम कम किए थे, ठीक। तो
उसे मेरे फेस थोड़े से क्लियर नहीं दिख रहे हैं, बाकी जो बोर्ड पर की चीजें हैं वो थोड़े से बेहतर दिख रहे हैं। तो जो बच्चे पढ़े होंगे वो देख लिए होंगे, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, ये है कि लाइटिंग ज्यादा हो जाने के कारण अब चश्मा लगाइए तो थोड़ा सा दिक्कत कभी कभी होता है, और वैसे में ज्यादा बाइक चला देने के बाद थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो वो सब बातों का डिस्कशन को नहीं करना है, हमें पढ़ाना है। और इसमें क्या है कि संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तक के रूप में जनमुक्त पटना से प्रकाशित हुई, और ये पटना से प्रकाशित हुई। कोई भी पुस्तक कहीं से ना कहीं से प्रकाशित करना जो आवश्यक होता है, और इस संकलित अंश से उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों से आए लोग, विशेषकर युवा वर्ग के उस ऐतिहासिक जनसंपर्क के बीच लोकनायक ने अस्वस्थ दशा में भी शांतिपूर्वक बातें कही। अस्वस्थ दशा में मतलब आप समझिए कि जहां पूरा अस्वस्थ अस्त व्यस्त हो, उस स्थिति में जयप्रकाश नारायण ने अपनी बातों को एक शालीनता पूर्वक सबके समक्ष प्रस्तुत किया। फिर आगे इसमें जिक्र करते हैं कि संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही, और ऐसा नहीं कि बीच में उठ करके चल दिए। जैसे मान के चलिए कि आप लोगों के भी स्कूल में या कोचिंग में या कहीं अन्य जगह कोई प्रोग्राम होता है, तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड भी किए हैं, गए हैं, देखे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप 10 से 20 मिनट आप बैठेंगे तो आपके अंदर चुल मचने लगता है। आप कभी पानी पीने जाइएगा, कभी किसी दोस्त के साथ हाथ जोड़ा के जाइएगा, कहीं और जाइएगा, फिर बाथरूम जाइएगा। ठीक, अलग अलग जगह आप लोगों को मैंने 10 मिनट से 20 मिनट आप लोगों से नहीं बैठा जाता है, लेकिन वहां पर जो लोग गए हुए थे वो कहीं नहीं गए, वो मंत्र मुग्ध हो गए थे। उसी प्रकार से कुछ ऐसे भाषण देने वाले लोग रहते हैं जिनकी बातों को सुन करके लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, और सुनने लगते हैं। जैसे काफी फेमस है, शिकागो में एक बार गए हुए थे स्वामी विवेकानंद, वहां पर इनको एक टॉपिक मिला जीरो पर बोलने के लिए। तो अंतिम में देखा गया, तो अंतिम में इनको चांस दिया गया। जब ये बोलना चालू किए तो जो लोग जा रहे थे वो भी लोग आके बैठ गए, क्योंकि बोलने की कला से आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। मतलब आपके बात करने का तरीका जो है उससे आप लोगों को क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। वो कला होना चाहिए, ठीक। और बातों में मिठास, विनम्रता, शिक्षा से ज्यादा संस्कार जरूरी है अभी के समय में। शिक्षा तो जरूरी है ही, लेकिन संस्कार आपको बचपन से ही मिले होने चाहिए। वो कहाँ से मिलते हैं? आपके परिवार से मिलते हैं, क्योंकि परिवार में ही वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि बड़ों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। ये नहीं कि हम कितने भी बड़े हो गए हैं, जो हमारे गुरु हैं, 5वीं क्लास में, पहला क्लास में भी पढ़ाए, उनके सामने वो हमारे जीवन भर गुरु ही रहेंगे, चाहे हम कितने बड़े बन जाए। तो उनका सम्मान करना सबसे जरूरी होता है। और अभी के समय में धीरे धीरे देख रहे हैं कि सम्मान खत्म होते जा रहा है। बच्चे अपने माँ बाप से लड़ जा रहे हैं, अन्य किसी का जवाब दे दे रहे हैं, ठीक। तो इस प्रकार से की चीजों से बचना है। और सबसे ज्यादा चीज कि जितने ज्यादा युवा बच्चे हैं 11th-12th के, वो इतने ज्यादा नशे की गिरफ्त में आ गए हैं कि उनको निकालना काफी मुश्किल है। नशे की गिरफ्त में उससे बचना सबसे जरूरी है। खास करके गार्जियन को भी इस चीजों पर ध्यान देना चाहिए, वो चाहे नशा किसी भी चीज का हो, ठीक, नशे से बचना चाहिए। और फिर आगे इसमें जिक्र किया जाता है कि ऐतिहासिक युवा वर्ग की बात कहें हमने, मंत्रमुग्ध हो रहे। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया। जैसे आपको कोई मोटिवेशनल बातें बताई जाए, तो क्लास में कोई टीचर बता रहे हो, तो क्लास में टीचर 5 मिनट में आपको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए मोटिवेट रहने के लिए खुद जीवन में आपको अपने आप से सोचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप मोटिवेट हो सकते हैं। आपको कोई डेली डेली मोटिवेट नहीं कर सकता है। आप ये सोचिए कि हम पढ़ना क्यों शुरू किए थे। सबसे जरूरी यही है, क्योंकि अभी के समय में
बहुत सारे बच्चे कहते हैं बा घींच घाच के पास हो जाइए, काम चल जाए। अरे बाबू पास हो जीब ये बेरा आगे जीवन में क्या करे के बा। आज तक जितने भी व्यक्ति से हमने पूछा, जितने लोग बाहर कमाते हैं, वो सबने यही कहा कि पढ़ना सबसे जरूरी है, क्योंकि जो पढ़ाई का असली मतलब वही जानता है जो नहीं पढ़ा है और जो बाहर जाकर के काम कर रहे हैं। आप पर्सनली उन व्यक्तियों से मिलिए और पूछिए। ऐसा नहीं है कि जीवन में जो लोग असफल हो गए हैं उनको कुछ ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान बहुत है, क्योंकि उनके पास तजुर्बे हैं। और वो तजुर्बे जब आप जानिएगा, खुद स्वयं से सब चीज परीक्षण करके जानने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन दूसरे की की हुई परीक्षण पर कार्य करना काफी आसान है। तो इस बात को समझिए। और अभी भी आपके पास समय है। बहुत सारे बच्चे हैं कहते हैं कि 1 घंटा में पढ़ के टॉपर बन जाए। पॉसिबल है 1 घंटा में पढ़ के टॉपर बन? साल भर में सिलेबस खत्म नहीं हो पा रहा है, 1 घंटा में पढ़ के टॉपर बन जाइएगा? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। कहने में क्या जाता है, 50 गो ऑब्जेक्टिव है, 4 गो उंगली है, 4 गो दांत में दबाना है, जिस पे ज्यादा गड़ जाएगा उसको गोला कर देना। ऐसे होगा? भाग्य भरोसे पढ़ रहे, ऐसे पढ़ाई से धिक्कार है। छोड़ दीजिए पढ़ना, गार्जियन से कह दीजिए नहीं पढ़ना। अगर पढ़ना है तो 100% डेडिकेशन दीजिए। नहीं पढ़ना है तो गार्जियन से कह दीजिए कि हम नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि एक तो आप अपना स्वयं का समय बर्बाद कर रहे हैं और उस गार्जियन को आप अंधविश्वास में रख रहे हैं। तो अंधविश्वास में रखने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो बच्चिया लोग हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा। गार्जियन को अंधविश्वास में मत रखिए। सबसे जरूरी है पढ़ना, क्योंकि हर हाल में पढ़ना है। चलिए आगे जिक्र करते हैं। फिर विराट रूप धारण कर लिया। पटना गांधी मैदान में फिर ना वैसा भीड़ इकट्ठा हुई और आज तक वैसा भीड़ इकट्ठे नहीं, और ना वैसा कोई प्रेरक भाषण और पूरा असर जन संवाद कायम हो सका। इतने बड़े बड़े लीडर हुए, इतने नेता हुए 1974 के बाद, लेकिन आज तक वैसा भीड़ नहीं जुटा पाए। आजकल तो चंदा पर लोग जाते हैं। देखे होंगे सभी पार्टी के लिए पैसा पर लोगों को बंटा जाता है। उस समय हमें नहीं लगता है कि पैसे पर लोग गए होंगे, क्योंकि 1974 में और पैसे पर उतने लोगों को ले जाया जाता काफी मुश्किल। क्योंकि अभी के समय में जिस पार्टी का कोई भी कार्यक्रम या कोई भी रैली होता है, इवन किसी भी पार्टी का, उसमें पैसे पर लोग जाते हैं भीड़ जुटाने के लिए। और ये मैं 100% जानता हूं, क्योंकि इस चीजों को देखा हूं। गाड़ियां की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि गाड़ी में जाइए, खाने तक की व्यवस्था की जाती है। लेकिन हमें लगता है कि 1974 का जो समय है, उस समय इतने परिपूर्ण लोग नहीं थे, अज्ञानता में तो नहीं पहुंचे थे। ये तो बात थी, क्योंकि उस समय लोगों के अंदर देश के प्रति समर्पण का भावना था। लेकिन इस समय लोगों के अंदर स्वार्थ की भावना है। स्वार्थ की भावना हमें तब समझ में आया, क्योंकि अगर आप संपूर्ण क्रांति की बात करते हैं तो पार्टी स्तर पर देखिएगा, तो पार्टी स्तर पर जो जितना बड़ा नेता रहता है उसको उतना लोग को बटोरना रहता है। कोई भी कार्यक्रम हो उसमें उतना लोग को बटोरना उसके लिए जरूरी रहता है, क्योंकि अपना पब्लिसिटी उसको दिखाना होता है। अपना पब्लिसिटी क्या होना, दिखाना होता है। फिर आगे इसमें जिक्र किया जाता है कि जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति लक्ष्य देश में अराजकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक शंखनाद माना जाता है। शंखनाद मतलब बिगुल बजाती है। कौन? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का वास्तव में जयप्रकाश नारायण के बारे में जिक्र किया जा रहा है। और जयप्रकाश नारायण की इन्हीं बातों को, हम ज्यादा बातों को प्रस्तुत नहीं, आपको बताया भी कि दिंगत भाग सेकेंड बुक को आप लोग पढ़ भी लीजिएगा। जैसे दिंगत भाग सेकेंड बुक होगा भी मेरे पास, यही बुक है, ठीक है, देख सकते हैं, यही बुक है दिंगत भाग
सेकंड में। और एक चीज कि इनका जो मृत्यु का जिक्र इसमें हमने प्रस्तुत नहीं किया है, उनका मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर 1989। लिख दे रहे हैं आप सभी के पास बुक होंगे भी। 8 अक्टूबर 1989 को उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद जैसे अगर संपूर्ण क्रांति आप पाठ में जो भी अगर आपको डाउट होगा वो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। और जब इन्होंने बिगुल फूका था तो किसी शायर ने इन पर एक शायरी प्रस्तुत की थी कि मिटा दो जुल्म की हस्ती, मिटा दो जुल्म की हस्ती, नया एक दौर लाना है, नया एक दौर लाना है। जेपी की पावन वीणा से, जेपी की पावन वीणा से संपूर्ण क्रांति जगाना है, संपूर्ण क्रांति जगाना है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए लगातार। आप सभी को खान कैरियर स्टडी आप सभी के लिए समर्पित है। 2026 एग्जाम के लिए जो भी हो पाता है, खान कैरियर स्टडी आपके लिए हमेशा